गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हम सफ़र यूट्यूब चैनल में। कल जो हमने क्विज़ डिस्कस किया था हम सफ़र टेलीग्राम चैनल पे, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे और कुछ स्पेलिंग की भी बीच बीच में एरर थी, क्योंकि बोल के टाइप किया जाता तो कुछ कमियां रह जाती है। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सभी से। तो शुरू करते हैं इसकी डिटेल डिस्कशन। तो पहला जो प्रश्न था कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कोस्ट लाइन बट नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर। समुद्री सीमा तो है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाते, ऐसे कितने राज्य है, ये क्वेश्चन था। तो ये पहले चैप्टर से लिया गया था। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। इसका जो पहला चैप्टर है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे 7 स्टेट्स है तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल। फिर अगर हम बे ऑफ बंगाल साइड जाएंगे तो पांचवा है तमिलनाडु, छठा है आंध्र प्रदेश, सातवां है उड़ीसा। तो ये 7 स्टेट है जो समुद्री सीमा तो बनाते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी दूसरे देश के साथ सीमा इनकी नहीं लगती। वहीं 2 राज्य ऐसे हैं, एक वेस्ट बंगाल, एक गुजरात जिसकी इधर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है और दूसरी तरफ अरबियन सी के साथ। वहीं दूसरा जो राज्य है वेस्ट बंगाल, इसकी एक तरफ बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है और दूसरा बे ऑफ बंगाल के साथ। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। इस मैप पे बेस्ड था ये चैप्टर 1 पे। और जो दूसरा प्रश्न था वो भी इसी मैप पे बेस्ड था। जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स विद मैक्सिमम स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये प्रश्न गलत हो गया था। इसमें मैक्सिमम स्टेट्स की कौन सा ऐसा देश है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका सही जवाब वैसे चाइना और बांग्लादेश दोनों होना था। जिन्होंने चाइना किया वो भी सही था और जिन्होंने बांग्लादेश किया वो भी सही था, क्योंकि इन दोनों की जो है 5-5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए चाइना की अगर बात करें तो सबसे पहले तो JNK के साथ लगती है चाइना की सीमा 1, फिर हिमाचल प्रदेश 2, फिर उत्तराखंड 3, फिर यहाँ सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। तो इस तरह से जो 5 राज्य है ये तो हो गए चाइना के साथ। फिर दूसरी तरफ बांग्लादेश के भी 5 राज्य हमारे लगते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अगर बांग्लादेश की सीमा है, यहाँ देखते हैं हम बांग्लादेश की सीमा, तो ये हो गया मिजोरम 1, फिर दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, यहाँ पे मेघालय, फिर चौथा असम हो गया और 5वां हो गया वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से चाइना और बांग्लादेश दोनों की 5-5 राज्यों के साथ सीमा लगती है भारत के। तो ये प्रश्न गलत हो गया, दूसरा जो प्रश्न था। फिर तीसरा जो प्रश्न था ये भी इसी मैप पे बेस्ड क्वेश्चन था कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य जो है हमारी सीमा बना, मतलब कौन सा राज्य जो सीमा नहीं बनाता, ये प्रश्न था। तो क्योंकि म्यांमार अभी न्यूज़ में भी है, क्योंकि चिन कम्युनिटी के लोग जो स्टेट्स है हमारे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन इस तरफ जो है माइग्रेट होके आ रहे हैं क्योंकि मिलिट्री को की वजह से। तो इसलिए भी म्यांमार की लोकेशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य लगते हैं। ये म्यांमार है, तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मिजोरम लगता है, नागालैंड लगता है और ये यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो लगती है। वहीं अगर हम त्रिपुरा को देखें तो त्रिपुरा यहाँ है इस साइड। तो त्रिपुरा की जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ लगती है लेकिन म्यांमार के साथ नहीं लगती। तो ये 3 मैप बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ चैप्टर नंबर 1 से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनको रेंजेस को हमने नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना था। तो ये चैप्टर नंबर 2 से था प्रश्न लिया हुआ। चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तो पहला इसका सबसे जो नॉर्दर्न रेंज है, नॉर्थ से क्योंकि साउथ की ओर अरेंज करना था, तो सबसे पहली जो रेंज है वो है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज है ऊपर, सबसे ऊपर। फिर उसके बाद जो काराकोरम रेंज के बाद ये लद्दाख रेंज आती है। लद्दाख के बाद फिर ये आती है जांस्कर रेंज। ये एक तरह से ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो मेन हिमालय आता है, जैसे मेन हिमालय में सबसे हम लंबी और श्रृंखला है, जैसे सबसे जिसको इनर मोस्ट रेंज भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय हो गया। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय के बाद ये आता है लेसर हिमालय, जो कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन, है ना, बीच बीच में स्पेस हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद शिवालिक हो गया। शिवालिक जो एक तरह से आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की। तो ये है, तो इसका होना था
ए जवाब 1 2 3, क्योंकि सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख रेंज, फिर जांस्कर रेंज, फिर उसके बाद जो हम ये देखते हैं कि शिवालय ग्रेटर हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय के बाद आता है लेसर हिमालय, फिर जो आउटर मोस्ट रेंज है वो है शिवालिक। तो ये था। और जो दूसरा प्रश्न था वो मैप बेस्ड नहीं था, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लेसर हिमालय। यहाँ लेसन हो गया क्योंकि बोल के टाइपिंग होती है इसमें, तो ये गलत है। लेसर हिमालय इसमें पूछा था, तो इसका हम जवाब देख लेते हैं। ये भी इसी चैप्टर से लिया था। आगे चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम ये। तो इसमें लिखा था कि जो लेसर हिमालय है, हिमाचल और लेसर हिमालय, एक तो लेसर हिमालय को हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, दूसरा द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टार्ड रॉक्स। द एल्टीट्यूड वेरीज, एल्टीट्यूड इसका 3700 से 4500 के बीच रहता है। और आगे हम जाएंगे, देखिए, वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। तो पीर पंजाल रेंज जो इसकी लेसर हिमालय की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। दूसरा धौलाधार रेंज, ये भी लेसर हिमालय की रेंज है, जिसमें वैलीज के भी नाम दिए हैं कि धौलाधार और पीर पंजाल में एक तो कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली, ये जो है धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस में ये वैलीज पाई जाती है। ठीक है। शिवालिक नहीं है शिवालिक, क्योंकि अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ मैं जैसे बताऊँ, सबसे पहले आता है ग्रेटर हिमालय, जो कि इनर मोस्ट रेंज इसको बोलते हैं हम, ग्रेटर हिमालयाज। फिर इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो आती है लेसर हिमालय की, जिसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। या फिर सबसे जो अंतिम, जो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको एक तो हम शिवालिक बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा इसको बोलते हैं हम आउटर हिमालयाज। तो इस तरह से है। जो धौलाधार है और पीर पंजाल है, ये लेसर हिमालय की जो है के दो पार्ट हैं, इसी का ही हिस्सा है, शिवालिक का नहीं। बहुत कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट था कि दून वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंजेस। तो ये भी इसी चैप्टर से लिया गया था प्रश्न। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड, यहाँ देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयास एंड शिवालिक, दे आर नोन एज दून्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लेसर हिमालय, यहाँ जैसे ये लेसर हिमालय है, फिर इसके बाद आता है शिवालिक। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो वैलीज है, लॉन्गिट्यूडनल वैली, यहाँ पाई जाती है, तो उनको दून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, या फिर कुछ अलग दून, जैसे हमारे सिरमौर का क्यारा दून है। तो इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये देखना था। तो ये भी यहीं से, इसी चैप्टर से लिया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि शिवालिक, अगर मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया शिवालिक रेंज को लेकर 4 नंबर में, तो अगर ये 2-3 फैक्ट भी हम लिख पाते हैं तो हमें 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। जैसे ये देखिए, शिवालिक, एक तो 10 से 50 किलोमीटर तक इसका एल्टीट्यूड रहता है, सॉरी विड्थ रहती है 10 से 50 किलोमीटर तक। तो पहली स्टेटमेंट तो सही होगी। फिर दूसरा था एल्टीट्यूड भी सही है, इसका 900 से 1100 मीटर तक रहता है। लेकिन तीसरा था कि फॉर्म्ड बाय द कंसोलिडेटेड सेडिमेंट ऑफ हिमालयन रिवर्स, क्योंकि ये भी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि ये भी गलत था। कंसोलिडेटेड सेडिमेंट से नहीं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है ये, हिमालय की रिवर्स द्वारा जो लाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम में हो गया था। और जो कश्मीर वैली जो है वो जो है पीर पंजाल में पाई जाती है, एक तरह से लेसर हिमालय का पार्ट है। कश्मीर वैली लेसर हिमालय में पाई जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो ये पूर्वांचल बोलते हैं, ये भी इसी चैप्टर से लिया था। यहाँ देखिए, जैसे ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, दे आर नॉन एज पूर्वांचल, तो पूर्वांचल के नाम से जानते थे। ये प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद था कि हाईएस्ट पीक इन दी ईस्टर्न घाटीज, ये भी इसी चैप्टर का था, क्योंकि फिजिकल फीचर से रिलेटेड प्रश्न था। तो इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी, वैसे पता भी होगा सभी को। यहाँ आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो महेंद्रगिरी 1501 हाइट है इसकी, 1500 के करीब मीटर्स, इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर वहीं हम अगर वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट चोटी को देखें, एक तो ये है अनाईमुड़ी, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुड़ी एंड डोडाबेटा, ये है वेस्टर्न घाट की। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट था कि द वेस्टर्न कोस्टल
साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू, तो इसको कोंकण के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब है कोंकण। ये भी इसी चैप्टर से लिया गया था, कोस्टल प्लेन से। अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि कोंकण, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण गोवा। कोंकण गोवा के साथ ही कोंकण था इसका, जो गोवा के साथ लगती है स्ट्रिप, उसको कोंकण के नाम से, जैसे हम ये देखते हैं, ये है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो इसका जो सबसे जो ऊपरी पार्ट है इसको बोलते हैं कोंकण। फिर उसके बाद जो ये बीच वाला जो पार्ट है ये कन्नड़ हो गया। जो लास्ट साउदर्न मोस्ट है वो हो गया एक तरह से मालाबार कोस्ट। तो इस तरह से था, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन के बारे में कौन सा सही नहीं है। द वेस्टर्न कोस्ट कंसिस्ट ऑफ कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। ये तो अभी ही मैंने बताया कि पहला तो सही है, क्योंकि एक तो कन्नड़ कोस्ट कंसिस्ट ऑफ कोंकण कोस्ट, गोवा के साथ जो लगती है यहाँ तक कोंकण, फिर उसके बाद आता है कन्नड़ कोस्ट, फिर आता है मालाबार कोस्ट जो कि केरल के साथ लगती है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो सही होगी। फिर था ईस्टर्न कोस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉर्दर्न सरसार एंड कोरोमंडल कोस्ट। अगर इसको देखना होगा तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है नॉर्दर्न संसार, जो ईस्टर्न कोस्ट है, और जो नीचे वाला जो पार्ट है ये होता है कोरोमंडल कोस्ट। तो ये भी सही है। ईस्टर्न वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। मालाबार कोस्ट इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, ये भी मैंने बता दिया। मालाबार जो सबसे साउदर्न पार्ट में पड़ती है। तो इसमें जो कोंकण कोस्ट लाइज बिटवीन द मालाबार कोस्ट इन द साउथ एंड कोंकण कोस्ट इन द नॉर्थ। क्योंकि कोंकण कोस्ट बीच में नहीं पड़ती, बीच में पड़ती है कन्नड़। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोंकण कोस्ट जो है गोवा के साथ लगती है। तो इसलिए जो लास्ट जो स्टेटमेंट थी ये इसकी गलत स्टेटमेंट थी, गलत को क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना था। तो 43% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या था, इसका देख लेते हैं। ये यहाँ से लिया गया था, इसी चैप्टर से था ये। द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू आर द पार्ट ऑफ इट। यस, क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, अगर हम ये मान लीजिए भारत है, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया। तो ये देखिए, अगर ये भारत है, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा दक्कन का पठार है, तो दक्कन का पठार ऑलमोस्ट ये दक्कन का पठार हम मान सकते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू आर द पार्ट ऑफ इस। यस, ये सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पड़ते हैं, और ये जो दक्षिण वाला पार्ट है ये डेक्कन प्लेटू, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो नर्मदा रिवर, ये तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक होगी। जो डेक्कन प्लेटू हमारा दक्कन का पठार, ये दो पार्ट्स में है। जो ऊपरी है वो इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और जो साउथ वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक तरह से डेक्कन प्लेटू, ठीक है। और इसका जो पहली स्टेटमेंट तो सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट थी कि नर्मदा रिवर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द टू। यस, नर्मदा रिवर इनके बीचों बीच से गुजरती है। उसके बाद था मालवा प्लेटू इज द पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। यस, नहीं, ये गलत है। मालवा प्लेटू डेक्कन प्लेटू का पार्ट नहीं है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है मालवा प्लेटू। तो इसका जो सही जवाब होना था वो होना था नन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही थी, इसमें इनकरेक्ट हमें चूज करनी थी। तो इसका होना था नन ऑफ द अबव। बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है, नन ऑफ द अबव था इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला। ये तो पता होगा कि प्रायद्वीप लंबी नदी कौन सी है। तो इसका तो सबको पता होगा जवाब गोदावरी। ये जो रिवर सिस्टम वाला चैप्टर था, नेक्स्ट चैप्टर, वहाँ से लिया गया था। ड्रेनेज सिस्टम वाला इस चैप्टर से लिया गया था, ठीक है। तो ये पता होगा, इसको तो शायद ज़्यादा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ इस पेज पे, चैप्टर पे। तो उसके बाद था तीस्ता रिवर, ये भी इसी चैप्टर से था, क्योंकि इसमें लिखा कि जमुना की ये सहायक नदी है। वैसे जमुना को ही, क्योंकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ही जमुना के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन था। तो नन ऑफ द अबव जिसने किया था वो भी सही था। अदरवाइज क्योंकि ब्रह्मपुत्र दे के रखा, तो इसे मैं कहूँगा कि गलत क्वेश्चन फ्रेम हो गया था। तो ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब हो सकता है। वैसे सही जवाब इसका नन ऑफ द अबव भी था, जो मैंने उस समय क्वेश्चन जब डाला था। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर का कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो इसका विंड ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेसिपिटेशन है, ये सब इसके जो वेदर इसके एलिमेंट है, वेदर और क्लाइमेट के। इसमें नन ऑफ द अबव बना था। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? 55% लोगों ने सही जवाब दिया इसका। ये क्लाइमेट वाले चैप्टर से था, यहाँ देख सकते हैं क्लाइमेट वाले चैप्टर से। जैसे क्लाइमेट एंड वेदर, द एलिमेंट्स
ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, आई टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सब जो इसके पार्ट हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, इनमें से क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल करने वाला कौन सा फैक्टर नहीं, ये भी इसी चैप्टर से था, आगे हम देख सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। तो एक तो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर है, यहाँ देखते हैं रिलीफ फीचर भी है, क्योंकि पहाड़ है, पठार है, किस तरह की जो स्थलाकृति बन रही है वो एक तरह से रिलीफ, उसे रिलीफ हम कहते हैं। फिर उसके बाद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड भी आता है, ये देखिए लैटिट्यूड, फिर एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। तो ये सब थे इसमें, क्योंकि इसमें सब क्लाइमेट कंट्रोल को करते हैं कंट्रोल। इसमें जो सही जवाब होना था वो था नन ऑफ द अबव, 40% लोगों ने सही जवाब दिया। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये नेक्स्ट चैप्टर से था, वेजिटेशन वाला जो चैप्टर है। तो इसका सही जवाब था ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, क्योंकि इनका सबसे वैसे 73% लोगों ने सही जवाब दिया इसका। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, मैप वेस्ट ये क्वेश्चन था, क्योंकि मैप में इसका वो डेटा दे के रखा था, डेटा का इसकी डिटेल दिया फॉरेस्ट की, टाइप ऑफ फॉरेस्ट की। हाँ, यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ ये ट्रॉपिकल डिस्टीसियस फॉरेस्ट है, तो ये हम देख सकते हैं इतने बड़े लार्जर पार्ट में ट्रॉपिकल डिस्टीसियस फॉरेस्ट है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जहाँ पे क्योंकि ड्राई डिस्टीसियस होता है, एक वेट होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न था वो था विच ऑफ द फ्लोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इसमें मानस नहीं है, बाकी सब के सब है। अभी लगभग 11 हमारे ऐसा है कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था एडोलसेंट एज कितनी रहती है ग्रुप की, तो इसको 10 से 19 के बीच रहती है। इसका मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दिया, इसका सिर्फ 10% लोग ही सही जवाब दे पाए। जैसे एनसीईआरटी का अगर देखें तो इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर था पॉपुलेशन वाला, उससे ये लिया गया था। यहाँ हम देख लेते हैं एडोलसेंट वाला, यहाँ कहीं था इधर, हाँ यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखिए इस पे लिखा है कि एडोलसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। तो ये 10 to 19 ईयर्स इसका रहता है, ठीक है, इस बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी 9th क्लास की जियोग्राफी के हिसाब से। फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फ्लोइंग अबाउट माइग्रेशन इज नॉट करेक्ट, मूवमेंट विद इन द स्टेट इज कंसिडर्ड एज इंटरनल माइग्रेशन। शायद ये भी मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है गलत हो, लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी इसमें लिखा है माइग्रेशन, ये देखिए माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, इंटरनल मीन्स विद इन द कंट्री, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो इसकी पहली स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत होनी चाहिए, मतलब जवाब इसका सही होना चाहिए फर्स्ट का। जो नेक्स्ट था गरीबी और पुल फैक्टर्स है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पुल फैक्टर्स है माइग्रेशन के लिए। देखिए पुल फैक्टर्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पुश फैक्टर्स है इसमें गांव में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन इन विलेजेस। यस पुश फैक्टर्स है, और जो पुल फैक्टर्स है जैसे एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ है सिटीज़ में, वो एक तरह से पुल फैक्टर्स है सिटीज़ में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।